हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अपनी कॉम्पिटिशन साइंस में बायोलॉजी को हम लोग आज और आगे बढ़ाएंगे। वो कल कोशिका के प्रकार पढ़ने के बाद हम कोशिका के मुख्य भाग पढ़ेंगे, मतलब कोशिका किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका के मुख्य भागों में सबसे नंबर 1 पे पढ़ना पसंद करेंगे हम लोग कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को आप क्या कह सकते हैं? सेल वॉल कह सकते हो। सबसे बाहरी, वॉल मतलब दीवार, तो सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कह देंगे। और यह केवल किस में पाई जाती है? तो आप बोलेंगे सर केवल पादप कोशिका में होती है, हम लोग जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। और एक मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो आप बोलेंगे सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन भी बहुत आ चुका परीक्षा में। ये सेलुलोज की बनी होती है, केवल पादप कोशिकाओं में होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये 2 फैक्ट MIMP हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करेगी, सबसे बाहर रहेगी, तो कोशिका को निश्चित आकार वगैरह कौन प्रदान करेगी? सो यही करेगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ईजी है, बाकी लोग इसको समझ बूझ के लगा लेते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जीवाणु का कोशिका भित्ति, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, का या की भी कर सकते, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगलकैन नाम के कोई पदार्थ की बनी होती है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टिडोगलकैन नाम के पदार्थ की बनी होती है। भित्ति मतलब सबसे बाहरी भाग। ठीक है, ये आकार प्रदान करेगी, केवल जंतुओं में, केवल पादप में होती, जंतुओं में नहीं होती है। सेलुलोज की बनी होती है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है और काफ़ी ईजी रहेगा। आप एक बार थोड़ा सा इसको मन लगा के पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शन की सहायता से आप कभी गलती नहीं करेंगे और रट भी लेंगे धीरे धीरे यदि आप प्रैक्टिस घर पे करते रहेंगे तो। अगला है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली मतलब ये छोटी सी झिल्ली जिसको हम लोग अपने यहाँ पे पतली पतली परत के रूप में भी जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, खासकर यदि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यदि मान लीजिए हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर चाहे हम लोग आगे जाकर जब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र कुछ भी पढ़ने वाले हैं, तो उनके बाहर एक पतली पतली झिल्ली चढ़ी होती है। उस झिल्ली को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बल्कि पूरी कोशिका के बाहर भी क्या हो सकती है? एक झिल्ली हो सकती है। उस झिल्ली को भी हम लोग क्या कह देंगे? अपनी कोशिका झिल्ली कह देंगे। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को ही आप कोशिका झिल्ली कहेंगे। ठीक है, और यह अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, सेमी परमेबल टाइप की होती है ये। ठीक है, अर्धपारगम प्रकार की। अर्धपारगम का अर्थ क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी लेकिन सभी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देगी, और ये सामान्यतः परासरण की क्रिया पे काम करेगी अर्धपारगम झिल्ली। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है तो आप हमसे कमेंट कीजिए। आगे जाके जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस अर्धपारगम झिल्ली पे हम लोग ध्यान देंगे। बाकी इसके नाम से ही आप अर्ध मतलब आधा और पार मतलब पार जाने की आपको अनुमति देगी। तो आधी चीज़ों को अनुमति देगी, आधी चीज़ों को अनुमति नहीं देगी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। क्योंकि झिल्ली का पीछे आपने काम देख लिया, भाई अर्धपारगम टाइप की थी, तो कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। अर्थात नहीं आने जाने वालों का निर्धारण कौन करेगी? तो ये हमारी कोशिका झिल्ली ही करेगी। आगे बढ़ चलें। तारक या सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की थी? तो बोबेरी साहब ने की थी। इनके खोजकर्ता भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको तारक का खोजकर्ता का नाम याद रखना है। इसकी खोज किसने की है? बोबेरी साहब ने की है। और ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, उसी प्रकार तारक या सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, तो मेन तो आप लोगों को इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी, इसी प्रकार की खोजकर्ता, और मेन फिर काम आ जाता है। तो तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी संरचना होती है। ठीक है, तारक काय के अंदर भी आपको 1 या 2 कण, छोटे छोटे से ऐसे कण मिल जाएंगे आपको इस टाइप के देखने को। ठीक है, ऐसे कणों की संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप से ये बनाना, हमें वहाँ पर नहीं, यहाँ पे गोला करना था। सेंट्रोसोम के तो 1 या 2 कण की संरचना होती है जिनको आप सेंट्रियोल कहेंगे। ठीक है, या सेंटियोल कहेंगे। और समसूत्री विभाजन में, जो हम समसूत्री विभाजन आगे जाके पढ़ने वाले मिटोसिस, उसमें यही जो अपने कहने को कण है वो किसका काम करते हैं? ध्रुव का काम करते हैं। ध्रुव का काम मतलब कोने का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को ये संरचना बनी दिख रही है कोशिका के अंदर। तो ध्रुवों पे, ध्रुव का मतलब होता है किनारे, तो किनारों पे खिसक जाएंगे। सबसे ईजी बात हम लोगों को तो ये बोलना है आगे जाके परीक्षाओं में कि तारक काय सेंट्रोसोम, किसके नाम में लगा? सेंटर। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। ठीक है, हमारा सेंट्रोसोम। द की रोल इज प्लेड बाय सेंट्रोसोम इन सेल डिवीजन। ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश में आप बोल के याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ते चलते हैं।
तो इसमें बोबेरी केवल जंतु कोशिका और ध्रुव का निर्माण करता है, मतलब कोशिका में भूमिका निभाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है हम लोगों का क्या, अंतःप्रदब्य जालिका, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में केवल ER के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ER के फुल फॉर्म क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक और है केंद्रक झिल्ली से, व दूसरी और केंद्रक कला से संबद्ध होता है। तो मेन बात तो हम आपसे ये शेयर करना चाहेंगे भी, कोशिका मान लीजिए ऐसी है हमारी, तो ये बाहर भी हम लोगों की क्या है, केंद्र यानी अपनी कोशिका झिल्ली, और अंदर है यहाँ पे केंद्रक झिल्ली। तो अभी यहाँ पे पूरा एक जाल सा फैला होता है, पूरे में एक पूरा जाल सा फैला, इसके नाम यदि आप हिंदी में देखो जालिका लिखा भी है, तो अंतःप्रदब्य जालिका। तो पूरे में यहाँ पे एक जाल फैला होता है, उसी जाल को हम लोग क्या नाम देते हैं, अंतःप्रदब्य जालिका, जिसकी स्थिति क्या है, कोशिका कला के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक और केंद्रक झिल्ली और दूसरे कोशिका कला से संबद्ध होता है। अगला फैक्ट लिखा है, इसी जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएँ लगी होती हैं, यहीं पर छोटे छोटे से ऐसे कण चिपके रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कण चिपके रहेंगे। इन कणों को ही हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। तो ये भी कहानी आप लोगों को याद रखना है कि राइबोसोम जो आप लोग बहुत रट के बैठे हो, प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम भी किस पर उपस्थित होती है, इस ER पर उपस्थित होती है। वैसे मोस्टली जो अपने जीव द्रव्य हैं, इसी ऐसी कोशिका द्रव्य हैं, इसी ER पर चिपके होंगे। बाकी राइबोसोम का क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि राइबोसोम जो है इसी ER पर छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ER का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो वसाओं का और प्रोटीन का संचरण करना, वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि के निर्माण भी करते हैं। तो इसी के द्वारा फिर ये हम लोगों को जैसे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ER जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, वसा का निर्माण कोई और करेगा। तो सब कुछ वो है यहाँ से फिर एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाला काम कौन कर देगा, हमारा ER कर देगा, फिर अंतःप्रदब्य जालिका कर लेगा। तो इसका मेन काम है यानी कोशिका के अंदर चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाना, और साथ में अपने जो कोशिका द्रव्य हैं, कोशिका के अंग हैं, उनको सहारा प्रदान करना। किसका काम है, अंतःप्रदब्य जालिका का। इसको थोड़ा सा याद रखें। और एक क्वेश्चन ये तो सबसे ज़्यादा आता है कि राइबोसोम किस पर उपस्थित होता है, तो आप लोग आंसर लगा देंगे ER मतलब अपने अंतःप्रदब्य जालिका पर। तो और आगे बढ़ते चलते हैं। तो अगला भैया राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में, तो जी पैलेडे साहब ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण भी कर दिया। तो मुख्यतः किताब में इसको खोजकर्ता किसे मानती हैं, तो आप लोगों को याद रखना पैलेडे साहब ने, ठीक है। तो पैलेडे साहब को इसका खोजकर्ता माना जाता है। अगला फैक्ट क्या लिखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ER के ऊपर जो इस प्रकार ER के रूप में जो जाल था, उसके ऊपर ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे कण चिपके होते हैं। तो वो कण किसी न किसी चीज़ के तो बने होंगे। तो मुख्यतः एक इसके बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आप RNA कहेंगे, और प्रोटीन। तो ये जो हमारे राइबोसोम हैं वो RNA और प्लस में प्रोटीन, इन दो चीज़ों का मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर अपना ये काम अंदर बैठ के करेंगे। और इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। तो प्रोटीन बनाने का काम यही करेंगे, इसलिए इसको प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहेंगे। इसलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से आप लोगों ने पढ़ रखा है मुख्यतः। तो मोस्टली लोग तो ये याद रखते हैं। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा हमने एक डीप की बात यहाँ पे ये शेयर की है कि जो अपने RNA यानी क्या राइबोसोम है, तो राइबो को ही आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो R से मतलब राइबो, और वो बना किसका, तो R से हो जाएगा RNA, और RNA का फुल फॉर्म आपको याद है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ में प्रोटीन की ये वाली चीज़ बनी होगी, और ये हम लोगों की सारी कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का स्थान प्रोवाइड कराएगी। इसलिए इसको प्रोटीन की क्या कह देंगे आप, फैक्ट्री कह देंगे। इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। अगले कुछ फैक्ट लिखें। तो प्रोटीन बनाने का ठेका किसने ले रखा, राइबोसोम ने। लेकिन स्तनी मतलब मैमल्स, ठीक है। तो हम लोग मतलब मैमल्स में लाल दुधर कणिका, जिनको आप लोग RBC के नाम से पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, तो RBC में राइबोसोम एवं अंतःप्रदब्य जालिका नहीं पाई जाती, ठीक है। तो RBC के अंदर ये हम लोग जाके देखेंगे तो RBC भी एक छोटी सी सेल ही तो है, बस उसको सेल ना बोल के क्या बोलते, कणिका बोलते थे, क्योंकि वो सेल के रूप में पूर्णतः विकसित नहीं होती, इसलिए उसके नाम के पीछे आप कणिका लगाते हैं, ना कि कोशिका लगाते हैं। बाकी है तो वो भी एक प्रकार की कोशिका। तो उसकी कोशिका के अंदर राइबोसोम और अंतःप्रदब्य जालिका मतलब ER नहीं पाया जाता। अब नहीं, चूँकि अब राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि RBC के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए उसके अंदर प्रोटीन भी नहीं बनता। वो केवल ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर पाता, लेकिन अपने शरीर निर्माण में भूमिका नहीं निभा पाएगा।
तो इसको थोड़ा सा याद रखें, फैक्ट के रूप में हमने शेयर किया है इसको आपसे, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आरबीसी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं हम लोग के एग्जाम में। अगला अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ लोग इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ते तो वो की गलत है, इसको माइटो ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी आप ध्यान दे सकते, टो लगा है ना कि को लगा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है कॉन्ड्रिया, तो इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन साहब ने। तो इसके खोजकर्ता भी आएंगे, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन साहब थे, ठीक है। 1886 में इसकी खोज की थी। तो बेंडा नाम के व्यक्ति द्वारा इसका नामकरण किया गया था। वहाँ की अल्टमैन का क्वेश्चन ज़्यादा आता परीक्षा में कि खोज किसने की थी। अगला फैक्ट लिखा है कोशिका का श्वसन स्थल है। ये भी ऐसे कुछ लोगों को पता है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है और कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। मतलब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक ही कोशिका के अंदर इस प्रकार से बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिका में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। चूँकि ये श्वसन स्थल है, मतलब ऑक्सीजन के पास आएगी, ऑक्सीजन के द्वारा ही क्या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम लोग बोल देंगे पाचन, और पाचन से क्या पैदा हो जाएगी? ऊर्जा, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहेंगे, द पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो पहली चीज़ तुम लोगों को ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अपने कोशिका के अंदर की सांस लेने वाला स्थल, मतलब एक प्रकार से फेफड़ा है, कोशिका का फेफड़ा है। अब फेफड़े की सहायता से वो ऑक्सीजन खींचेगा और ऑक्सीजन मिलने से ही कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उसी कारण से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र। ये वाली बात हम लोगों को भी ध्यान देना दिया, आगे कभी जाके क्वेश्चन बने कि आपने खाना तो खा लिया है और खाने के पाचन में सर्वयुक्त क्रिया कौन सी, सबसे उपयुक्त क्रिया कौन सी होती? तो आप बोलेंगे श्वसन, क्योंकि पाचन के लिए श्वसन आवश्यक है। काम आम तो हमें करना ही पड़ेगा, तो जितना आप लोग श्वसन करेंगे उतनी अच्छी पाचन क्रिया चलेगी और उतनी ज़्यादा हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे भी यह श्वसन होगा, श्वसन से ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा को हम लोग, ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को हम लोग बोल देंगे कोशिका का शक्ति केंद्र, एक प्रकार से, ठीक है। तो आगे देखें, इसे कोशिका का इंजन भी कह देते हैं। अब चूंकि वो एनर्जी बन रही है तो एनर्जी यहीं से बनेगी, फिर यहीं से वो काम भी करना शुरू कर देगा, तो इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इससे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्राकृतिक कोशिका माना जाता है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी एक कोशिका जैसा काम करता है, तो इसे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर प्राकृतिक कोशिका के रूप में भी माना जाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में चार फैक्ट आ गए, शक्ति केंद्र, कोशिका का इंजन और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर प्राकृतिक कोशिकाओं के समान व्यवहार करेगा। ये मतलब कोशिका के अंदर कोशिका जैसा भी व्यवहार करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा बना के दे रहा है। कुछ और फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करते हुए, तो डीएनए केंद्रक के अलावा या अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए सामान्य हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डीएनए सामान्यतः केंद्रक में भी होता है, केंद्रक में ही होता है, तो ऐसी बात गलत हो जाएगी। डीएनए जो है केंद्रक में भी होगा और मेन तो क्वेश्चन बनता है परीक्षा में किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, उसके अलावा किसमें भी? तो हरित लवक में भी। पर मेन क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? केंद्रक यानी डीएनए भी पाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी MIMP है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। आगे फैक्ट तो बहुत सारे होते हैं, पर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों से शेयर किए हैं ताकि कम समय ज़्यादा पढ़ाई करके हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और आगे चलते हैं गोल्जी कॉय, जिसको आप गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में जैसे बॉडी मतलब काया, तो यहाँ पे काया न करके काय कर दिया, तो गोल्जी काय। तो इसकी खोज जी के नाम पे आप देख सकते हैं, तो कैमिलो गोल्जी, तो गोल्जी लगाया, ये गोल्जी से गोल्जी काय बन जाएगा। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, जो कि इटली के रहने वाले थे, नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है, ठीक है। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह थैलियों का बना होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो जो हमने पीछे राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनवाया था, उस प्रोटीन को एक इकट्ठा करने का काम है, पुटिका पैकेट बनाने का काम कौन करेगा? तो हमारा गोल्जी काय करेगा। और ये पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर पदार्थ को पहुँचा भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये पैकेट जो है पर जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता है वहाँ पर पहुँचा दी जाएंगी। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, तो ये वाला फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेन तो ये प्रोटीन को बना रहा है और प्रोटीन ही हर चीज़ के निर्माण में भूमिका निभाता है, तो सबके पास ये प्रोटीन को पहुंचाएगा और किसके पास पहुंचाना किसके पास नहीं पहुंचाना अपनी कोशिका के अंदर ये निर्धारित करेगा। इसलिए इसको क्या कहते थे? यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक मैनेजर या इंस्पेक्टर, ठीक है। इसको किसको कहेंगे? गोल्जी काय को।
ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना भी है। ये कोशिका भित्ति मतलब पीछे हमने पढ़ा था सेल वॉल, और साथ में लाइसोसोम का निर्माण, हर चीज़ का निर्माण प्रोटीन से ही होना है। तो गोल्जी कॉई है जो आगे जाके किसका, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करने में सहायता करेंगे, निर्माण कर देंगी। इनको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। मतलब प्रोटीन को तो वो यहाँ से वहाँ करता है, लेकिन शर्करा और कार्बोहाइड्रेट को वो अपने पास रखता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है आगे जाके हमारे किसमें, यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। वैसे हर चीज़ के अंदर कोशिकाएं तो हैं, तो मेन तो आपको ये याद रखना है कि गोल्जी कॉय जो है खुद क्या करेगा, शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से मिलकर क्या बना देगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे ने की थी, ठीक है। तो डुबे साहब जो अपने भारत के दुबे नहीं है, डुबे साहब हैं। तो इसका तुक्का हमने हल्का सही बना रखा, याद करने। लाइसोसोम को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या लोग यानी आत्महत्या कैसे डूब की होती है, तो डी डुबे साहब ने की थी। तो इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल गहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी एक रचना होती है, ठीक है। थैली मतलब एक छोटा सा बैग जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण। यदि गलती से कोई ऐसी चीज़ आ गई है हमारी कोशिका के अंदर जो काम की नहीं है, उनका भक्षण कर देना और उनका साथ में पाचन भी कर लेना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 24 प्रकार के एंजाइम। तो इन एंजाइम की सहायता से वो बाहर की चीज़ों को खा लेगी और पचा लेगी, ठीक है। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जिसकी छोटी सी कहानी ये है कि जब हमारे शरीर में इन बाह्य पदार्थों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बाह्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ये इनका पाचन या भक्षण नहीं कर पाती, और वो चीज़ें जो हैं अपनी कोशिका को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आगे जाके हम लोग की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जो ये थैली है खुद फट के उन बाहरी पदार्थों को नष्ट कर देगी, पूरी कोशिका को नष्ट कर देगी। तो एक कोशिका बस मर जाएगी, लेकिन हम लोगों का शरीर जो है इन्फेक्शन से बच जाएगा। तो लाइसोसोम जो है खुद फट के अपनी कोशिका को मार देगा, जिससे बाकी की दूसरी कोशिकाएं बच जाएंगी। इसलिए इसको फिर आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइडल वेसिकल या बैग ऑफ सेल। एक नोट डला उठा कर देखते हुए कितने रुपए का है। तो इसमें क्या लिखा है, स्तनधारियों की आरबीसी मतलब वही लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, इसलिए इनको मरने के लिए कहीं और जाना होता है। अपन पढ़ते हैं प्लीहा मतलब अपने स्प्लीन वगैरह में इनकी मृत्यु होती है, इसकी आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी संबंधी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके बाबा आप लोगों को नोट या फैक्ट देखे हुए मिलेंगे। तो हम लोग जो मैमल्स हैं, हम लोगों की आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया हम लोग लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। मेन तो फैक्ट यही चलता है परीक्षाओं में। अगला भाई लबक, प्लास्टिड, जिसको आप लोग रंग भी कहेंगे। लबक मतलब क्या होता है, रंग, कलर, पिगमेंट। तो कोशिका के पास बहुत सारे कलर भी होते हैं, चाहे पेड़ पौधों की बात करें चाहे हम लोगों की बात करें, हम लोग अलग अलग कलर के होते हैं, रंग के होते हैं। तो उन रंगों को ही यहाँ पर लबक या प्लास्टिड कहेंगे, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लबक, इस प्रकार से आप लोग जानते हो। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल किस में होता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, हरित लबक, दूसरा आवर्णी लबक और तीसरा हो जाएगा वर्णी लबक। तो यह 3 प्रकार के होंगे, हरित लबक, आवर्णी लबक और वर्णी लबक। हरित लबक क्या है भैया, तो इसकी थोड़ी सी कहानी हम लोग देखें अब। तो मैंने तो आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करना, जल्दबाजी कर गए हम। लबक 3 प्रकार के, हरे, आवर्णी वाला जिसमें कोई कलर नहीं होगा, और वर्णी वाला जिसमें दूसरे कलर होंगे। हम लोगों को पता है मोस्टली, जैसे हम पीछे भी पढ़ लिए, केवल पादप कोशिका मतलब पौधों में होते हैं, और पौधों के पास सबसे ज़्यादा कौन सा कलर होता है, पत्तियों के रूप में हरा। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे कोई कलर नहीं होता, जैसे कि हम लोग बात करेंगे जड़ तना, स्टेम वगैरह अपने, तो उनमें कोई कलर नहीं दिखता है आसानी से। और वर्णी लबक मतलब जिसमें दूसरे कलर होंगे, फूल पत्तियाँ वगैरह, नहीं फूल और फल वगैरह में, तो वहाँ पर वर्णी लबक पाया जाएगा। तो काफ़ी इजी है वैसे इनको भी याद करना। तो पहली बात तो आपको याद रखना, ये केवल पौधों में मतलब पादप में होते हैं, लेकिन जंतु वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर जो हम लोगों का पहला प्रकार हरित लबक, उसकी चर्चा कर लें। तो हरित लबक क्या है, हरे रंग का होता है, नाम से दिख रहा है हरित भैया, ठीक। क्लोरोप्लास्ट भी आप लोग सुन रखे हो, वैसे इंग्लिश का वर्ड भी। तो क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित न कि रहित, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है, इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। इसी की सहायता से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लबक को पादप कोशिका की क्या कहते हैं, रसोई कहते हैं।
इसीलिए हरित लवक को क्या कहेंगे, तो इसका भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। उपाधि ज़्यादा आती हैं, तो चूँकि यहाँ पे पौधे का खाना बनेगा, कहाँ बनता है, हरित लवक में, तो इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई या रसोई घर, किचन कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के होने के कारण होता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना कि हरित लवक ही जब कैरोटीन में कन्वर्ट होने लगता है तो पत्तियों का रंग कैसा पड़ जाता है, पीला। तो ये थोड़ी सी कहानी आपको याद रखना। तो पत्तियों का रंग जो पीला है उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। बाकी कैरोटीन की कहानी, गाजर का रंग हल्का सा लाल या पीला सा होता है, बाकी पत्तियों में भी जो पीलापन आता है वो भी कैरोटीन के कारण जिम्मेदार है। तो पत्तियों में पीलापन, गाजर में ललामी या पीलापन भी कैरोटीन के कारण आएगा। तो कैरोटीन भी एक प्रकार का पिगमेंट है या वर्णक है। तो आगे बढ़ जाए, हमारे ख्याल से इसमें तो कुछ खास टफ था नहीं, तो ज़्यादा बोरियत नहीं बढ़ाते हुए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब तो हम लोगों का दूसरा वर्णक कौन सा, आवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। तो यह रंगहीन है। ठीक है, यहाँ पे भी हिंदी में देखें तो आवर्णीय लिखा हुआ है, तो आवर्णीय को रिलेट कर देंगे किससे, रंगहीन से। तो यह आवर्णीय मतलब रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में या उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ सूर्य के प्रकाश से वंचित, ना जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। हम लोगों को पता है प्रकृति में सारे रंग सूर्य के दिए हुए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन्हीं 7 रंगों से और भी कलर आपस में मिला जुला के बना सकते हैं। तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को जानना भी है, जड़ों मतलब रूट में, भूमिगत तना मतलब आपके अंडरग्राउंड स्टेम में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पे आवर्णीय लवक पाए जाएंगे। आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो जो पीछे भैया खाना बना था उस खाने को अपने पास रखेगा कौन, तो आवर्णीय लवक वाला भाग रखा रहेगा, तो स्टोर का काम करेगा। अब वर्णीय लवक की बात करें, मतलब क्रोम मतलब क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट, जैसे गूगल क्रोम तो कलरफुल क्रोम। तो वर्णीय लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे RGB नहीं लगाना आप लोगों को। प्रायः किस कलर में मिलेंगे, हम लोग देखते हैं फूल जो होते हैं मुख्यतः लाल होते हैं, पीले होते हैं, फिर नारंगी से होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं और ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प मतलब फ्लावर, फल भित्ति मतलब फल के बाहर का छिकला, ठीक है, और बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। तो जो रंगीन भाग हैं वहाँ पे कौन पाए जाएंगे, वर्णीय लवक पाए जाएंगे। वर्णीय लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप बोलेंगे लाइकोपेन के कारण, तो वो भी वर्णीय लवक का उदाहरण है। अभी पीछे भैया चर्चा हुई थी गाजर में कैरोटीन, ठीक है, जिसको वहाँ पे पीछे कैप्टन भी कह देते हैं कुछ लोग। ठीक है, और चुकंदर में विटानिन। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, विटानिन। तो ये तीनों जो लवक हैं वो सब वर्णीय लवक के उदाहरण कहलाएंगे। तो सीधी बात है, हरे के अलावा कोई भी दूसरा कलर है वो कौन सा कलर है, तो वर्णीय लवक है। इंकी पिंकी कौन सा कलर, तो वर्णीय कलर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। रसधानी, तो यह कोशिका की निर्जीव रचना है। ठीक है, निर्जीव मतलब डेड सेल, मतलब डेड की निर्जीव मतलब जिसके पास करने को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम होते हैं। तो यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरे रहते हैं, इसमें बहुत से तरल पदार्थ भरे होते हैं। जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत छोटी होती है। ठीक है, मेन तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है। पादप कोशिकाओं में कैसी होती है, बड़ी होती है। ये वाला फैक्ट कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसको आपको थोड़ा याद है। रसधानी जो है यह है कोशिका की निर्जीव रचना है। मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि भैया जो आपका लाइसोसोम है वो तो कहने को लाइसोसोम जो है वो कहने को समय आने पे खुद मरती है और पचती है। ठीक है, लेकिन रसधानी जो है मुख्यतः कोशिका को मारने का काम सामान्य स्थिति में करती है, इसलिए इसको कोशिका की पाचक थैली इसको भी कहते हैं। मैंने आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मतलब कोशिका के अंदर का जो माल है सो ये पचाएगी और बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आ गया था तो वो कौन पचा रहा था, तो आपने बोला था भैया हमसे लाइसोसोम पचा रहा था। तो कोशिका की पाचक थैली के नाम से कौन जाना जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना रसधानी। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को थोड़ा सा रीचेक भी करना है, कंफर्म भी करना है। बाकी हमने तो ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले रेलवे के एग्जाम में आया था कि रसधानी को क्या भी कहते, तो आंसर लगाना आपको पाचक थैली। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन चुका है परीक्षा में कि जंतु में या तो इसको बोलते जंतु में बहुत छोटी या फिर ना के बराबर होती है, लेकिन पादप कोशिका में कैसी होती है, बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास तो अपने दूसरे पाचक अंग हैं, पर पौधों के पास कोई पाचक अंग नहीं होता, इसलिए उनके पास एक पाचक अंग के रूप में थोड़ी सी बड़ी विकसित हो जाती है। उनके अंदर के मैं कहने को जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको पचाने की कोशिश कौन करेगी, रसधानी करेगी।
तो इसको आप लोग रिवाइज़ कीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए। और कुछ भी यदि एक्स्ट्रा डेटा जो हमने इंपॉर्टेंट था लेकिन आपसे शेयर नहीं किया तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर फ्यूचर।